जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का हम लोग का विषय है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्ण किसी भी भाषा की इकाई होती है और अखंड मूल ध्वनि होती है। जहाँ तक हिंदी भाषा का सवाल है तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं और इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। माला से आप लोग पहले से परिचित है, जैसे मोतियों की माला। तो जब हम लोग मोती को एक धागे में पिरो देते हैं तो अब तैयार हो जाती है मोतियों की माला। उसी प्रकार से जब हम लोग वर्णों को व्यवस्थित क्रम में पिरो देते हैं तो बनकर तैयार होती है वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला। तो अब जो हिंदी भाषा के अंतर्गत 52 वर्ण आते हैं, उन 52 वर्णों का उच्चारण शरीर के किस अंग से किया जाता है और किसी वर्ण का उच्चारण मुख के जिस भाग से होता है उस भाग को वाक यंत्र कहते हैं। वर्ण का उच्चारण मुख के जिस भाग से होता है उस भाग को हम लोग क्या करते हैं? वाक यंत्र कहते हैं। तो अब प्रमुख वाक यंत्र कौन कौन से होते हैं, आइए पहले उन सब से परिचय आपका करा दें। उसके बाद उन किस वाक यंत्र से कौन कौन से वर्ड क्रिएट होंगे उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो यह अपना क्या कंठ है। देखिए यहाँ पर आपको कंठ को दिखलाया गया है, यह अपना कंठ है। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा उभार होगा और इस कंठ में दो तंतु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में एक पतली झिर्री होती है। उनके बीच में एक पतली झिर्री होती है और जब हमारे लंग्स या फेफड़े वायु को बलपूर्वक बाहर धकेलने का प्रयास करते हैं तो इस तंतु में कंपन क्रिएट होता है और उस कंपन के फलस्वरूप ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यह अपना जो कंठ है यह एक प्रमुख वाक यंत्र है। इसके बाद यह जो दूसरी इमेज है यह दिखला रही है तालु को, और जो तालु होता मुख का कपाट होता, यह हिस्सा तालु है, यह मुख का कपाट है, मुख का दरवाजा। अब तालु के दो भाग होते हैं। जो तालु का बाहरी भाग होता है यह कठोर होता है और जो तालु का आंतरिक भाग होता है नरम अर्थात मुलायम होता है। और इस तालु के कठोर और मुलायम भाग के बीच का जो हिस्सा होता है, जो तालु का सेंटर होता है, इस सेंटर को हम लोग कहते हैं मूर्धा। तो मूर्धा भी एक प्रमुख वाक यंत्र, तालु भी वाक यंत्र। और आप देख रहे हैं किनारे किनारे पर क्या दिख रहे हैं? दांत दिख रहे हैं। यह भी वाक यंत्र का कार्य करते हैं। इसके बाद बाहर आप देख पा रहे हैं नासिका द्वार है, यह भी प्रमुख वाक यंत्र है। यह अपने ओष्ठ है, यहां से यह भी वर्णों के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे तो कुल 8 वाक यंत्र बतलाए गए हैं, लेकिन जो प्रमुख वाक यंत्र है उनमें आपका आ गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ तथा नाक। कहीं कहीं पर वर्तस्य वर्ण पूछता,
तो वर्त का मतलब होता है जो दांत का जो ऊपरी जबड़ा होता है उसको वर्त कहते हैं। तो वह भी कुछ वर्णों के उच्चारण में हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार से यह हमारे प्रमुख वाक्य यंत्र हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नाक। चलिए, तो अब हम किन वर्णों का उच्चारण कंठ से करेंगे, या कौन कौन से वर्ण कंठ से उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से वर्ण तालु से उत्पन्न होते हैं, कौन मूर्धा से उत्पन्न होते हैं, कौन दंत से होते हैं, कौन ओष्ठ से होते हैं। कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जो कंठ और तालु दोनों के सहयोग से उत्पन्न होते हैं। कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जो कंठ और ओष्ठ के सहयोग से उत्पन्न होते हैं, कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। तो अब इन सब पर हम लोग विस्तारित बात कर लेते हैं। चलिए, तो अब देखिए स्वर के अंतर्गत जो अ और आ आते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 बताए गए थे, जिसमें अपना क वर्ग होता है, क, ख, ग, घ, अंगा। इसके साथ साथ आपका ह आ जाता है। ह को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तीनों जो स होते हैं और ह, ये चारों मिलकर बनते हैं स्पर्श व्यंजन, सॉरी ऊष्म व्यंजन। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इन ध्वनियों के साथ साथ मुख से कुछ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्रिएट होती है। इसलिए इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो उस ऊष्म वर्ण में से जो ह है यह भी क और आ के साथ होता है, और इसके साथ साथ आपका आता है विसर्ग। विसर्ग और जो अनुस्वार होते हैं, इन दोनों को अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा वे वर्ण होते हैं जो न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न तो पूर्ण रूप से व्यंजन। अब जैसे हम लोग 3 तरह के जेंडर को जानते हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जो न तो पूर्ण रूप से स्त्री हो और न तो पूर्ण रूप से पुरुष हो, उसको कहा क्या जाता, नपुंसक लिंग कहा जाता। तो उसी तरीके से जो अयोगवा होते हैं अंग और अ, ये दोनों न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन। इसलिए अंग और अ को नपुंसक वर्ण कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। 4 वर्ण देगा, उसमें से कहेगा कि निम्न में से कौन सा वर्ण नपुंसक वर्ण। तो आपका जो अयोगवा होते हैं अंग और अ, वह नपुंसक वर्ण के अंतर्गत आते हैं, उनको नपुंसक वर्ण की संज्ञा दी गई है। तो अब हम लोग अ, आ, क, ख, ग, घ, अंगा, ह और विसर्ग, इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि क्रिएट होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है। तो अब इनको हम संक्षेप में कैसे याद कर पाएंगे, क्योंकि यह बिखरे हुए हैं सब। इनको यदि व्यवस्थित ढंग से पिरोने का काम करें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अ और आ का हम केवल अ ले लेते हैं, क वर्ग को पूरा समेट कर क बना लेते हैं, यह अपना आ गया ह, और फिर यहां पर आया विसर्ग, और इन सब का उच्चारण स्थान है कंठ। तो यह अपना बना अक विसर्ग कंठ, अक विसर्ग कंठ।
अब यह हमारा मंत्र बन के तैयार है। और यदि इसका प्रतिफल चाहिए तो आपको सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से इनका बार बार उच्चारण करना होगा, तब इसकी ताकत को आप महसूस कर पाएंगे, एहसास कर पाएंगे। तो 3 बार हमारे साथ मन ही मन बोलिए, अक विसर्ग कंठ, अक विसर्ग कंठ, अक विसर्ग कंठ। अर्थात अ आ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अ आ के बाद आएगा ई, चवर में च, छ, ज, ञ। और इसके साथ साथ आपका आ जाते हैं य और स। य अंतस्थ वर्ण जबकि स ऊष्म वर्ण। तो ई, दोनों ई हो गए, च वर्ग हो गया और यस। इन सब का जो उच्चारण स्थान है तालु है। क्या है? तालु। दोनों ई हो गए, च वर्ग हो गया और य तथा स, इनका उच्चारण स्थान तालु है। अब इन्हें हम समेटने का प्रयास करेंगे तो यह आपका बन गया ई, च, य, स, तालु। यह अपना मंत्र बन के तैयार हुआ, इचयस तालु, इचयस तालु, इच यस तालु। अर्थात दोनों ई हो गए, च वर्ग हो गया, अंतस्थ वर्ण के रूप में य हो गया, ऊष्म वर्ण के रूप में स हो गया, और इन सभी का उच्चारण स्थान कहां होगा? तालु से होगा। क्या आपका दूसरा मंत्र इचयस तालु, इचयस तालु। पहला मंत्र क्या था? अक विसर्ग कंठ, अक विसर्ग कंठ। दूसरा इचयस तालु, इचयस तालु। चलिए नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका? तो नेक्स्ट में आपका हो जाएगा री, री, टॉवर में आपका आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ और आ। यह हो गया टॉवर। इसके साथ साथ आपका हो जाता है र तथा स। इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा होता है। री, टवर, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता। इसमें जो अपना र अंतस्थ वर्ण और स ऊष्म वर्ण। तो इस प्रकार से अब इनको संक्षेप में यदि हम लोग करेंगे तो बनेगा री, ट, रस मूर्धा, रिटरस मूर्धा। तो री, टवर, र और स का उच्चारण स्थान कौन है? मूर्धा, रिटरस मूर्धा, रिटरस मूर्धा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका होता है तवर, त वर्ग, त, थ,
आपका होता है ल तथा स। इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है यह होता है दंत। क्या होता है? दंत। त थ द ध न अर्थात त व ल और स का उच्चारण स्थान होता है दंत। तो इन्हें हम लोग कैसे याद करेंगे? त ल स दंत, तलस दंत, तलस दंत। त व ल स इन सब का उच्चारण स्थान है दंत, तलस दंत। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तलस दंत के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका आता ऊ, ऊ और आपका हो जाएगा प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। क्या हो गया आपका प वर्ग। इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है यह होता है ओष्ठ से। कैसे होता है? ओष्ठ से। इनको संक्षेप में यदि हम लिखेंगे तो उप ओष्ठ, उप ओष्ठ मतलब उ और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ से होगा। तो यह अपना रहा उपोष्ठ, ओष्ठ से हो गया। इसके बाद आप यह भी याद करेंगे कि प्रत्येक वर्ण का जो पंचमाक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ण के पंचमाक्षर, जैसे क वर्ग में अंगा हो गया, च वर्ग में इया हो गया, ट वर्ग में आड़ा हो गया। तो जो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर होगा उसका उच्चारण स्थान नासिका से होगा। अतः प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को, प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को कहा जाता है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण आप किसे कहेंगे? प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को कहा जाता है अनुनासिक वर्ण, क्योंकि जब उनका उच्चारण हम लोग करते हैं तो मुख के साथ साथ कुछ वायु नाक से भी निष्कासित होती है, नासिका से भी निष्कासित होती है। अतः प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाएगा अनुनासिक वर्ण। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद बच जाते हैं आपके ए और ऐ, ए और ऐ। तो ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता कंठ तालव्य। इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, अर्थात कंठ और तालु के सहयोग से होता। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, अर्थात कंठ और तालु। इसके बाद बचा ओ और औ। ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ अर्थात कंठ और ओष्ठ से होता है ओ और औ का उच्चारण। ए और ऐ का उच्चारण होगा कंठ तालव्य, कंठ और तालु के मेल से, जबकि ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ, अर्थात कंठ और ओष्ठ के सहयोग से। इसके बाद आपके बचते हैं व। क्या बचता है? आपका बच जाता व,
तो व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। तो यह देखिए मेल से उच्चारित होते हैं दो दो अंगों के ए आय कंठ तालव्य, इसके बाद आपका ओ आओ कंठोष्ठ और व दंतोष्ठ, मतलब दंत और ओष्ठ के संयोग से व का उच्चारण होता है। और इसके बाद जो आपका अयोग वा के रूप में अनुस्वार होता है। अनुस्वार का मतलब किसी भी वर्ग व्यंजन के ऊपर हम लोग बिंदी लगा देते थे, या बिंदी क्या अनुस्वार। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है यह भी नासिका से होता है। जैसे हम इसे पढ़ेंगे कं कं, तो नाक से कुछ वायु निष्कासित हो रही है, तो इसका उच्चारण स्थान किससे आपका नासिका से है। तो इस प्रकार से हम लोग जो हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण थे उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता, कैसे होता, इन सब पर चर्चा की। तो आज का यह सेशन आपको कैसा लगा, प्रतिक्रिया अवश्य दें। और यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप पीछे के वीडियो में जाकर वर्ण माला क्या होती है, वर्णमाला के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण सम्मिलित किए गए हैं, या हिंदी भाषा का मूल इतिहास क्या है, इन सब की जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।